गुड मॉर्निंग आप सभी का। एक बार पुनः स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। हम लोग उपन्यास की बात कर रहे थे, है ना। उपन्यास साहित्य पढ़ रहे थे। तो उपन्यास साहित्य में हम लोग उपन्यास के का आज ये चौथी कक्षा है। 3 कक्षा हम लोग देख चुके थे और पूर्व प्रेमचंद्र युग के उपन्यासकार हम लोग पढ़ रहे थे। लगभग प्रेमचंद्र के युग उपन्यासकार में दो बचे हुए हैं, दो ही ना। हाँ, एक किशोरी लाल गोस्वामी और एक गोपाल राम गहमरी। दोनों ने बहुत सारे उपन्यास लिखे हैं। किशोरी लाल गोस्वामी तो ऐतिहासिक उपन्यास के जन्मदाता ही हैं और गोपाल राम गहमरी जासूसी उपन्यास के पिता कहे जाते हैं। ये दोनों के बहुत सारे उपन्यास हैं, उनको लिखना है क्रम में। और पूरे हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, पूर्व प्रेमचंद्र युगीन उपन्यास पढ़ रहे हैं। पूर्व प्रेमचंद युगीन उपन्यासकार देख रहे हैं। पूर्व प्रेमचंद्र युगीन उपन्यास की बात हम लोग कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं युगीन उपन्यासकार। तो आज हम लोग देखते हैं सबसे पहले किशोरीलाल गोस्वामी को। नंबर 1 में लिखिए किशोरीलाल गोस्वामी। ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं ये किशोरीलाल गोस्वामी। किशोरीलाल गोस्वामी का जन्म कब हुआ? इनका जन्म हुआ था 1865 में। जन्म 1865 ईस्वी में। और निधन कब हुआ? निधन हुआ था 1932 ईस्वी में। इन्होंने बहुत सारे उपन्यास लिखे हैं और ये ऐतिहासिक उपन्यास के जनक भी कहे जाते हैं। एक बात लिख सकते हैं, हिंदी में ये यानी किशोरीलाल गोस्वामी हिंदी में ये ऐतिहासिक उपन्यास के ऐतिहासिक उपन्यास के हिंदी में ये ऐतिहासिक उपन्यास के क्या हैं? उपन्यास के जनक हैं। हिंदी में ये ऐतिहासिक उपन्यास के जनक माने जाते हैं। इनके उपन्यासों को देखते हैं। इनके उपन्यास कौन कौन से इनके उपन्यास हैं, इनको हम लोग देखते हैं। पहला इनका जो उपन्यास है नंबर 1, क्या नाम था? हृदय हारिणी। लिख लीजिए, हृदय हारिणी। हृदय हारिणी व आदर्श रमणी। हृदय हारिणी व आदर्श रमणी। हृदय हारिणी व आदर्श रमणी कब का है ये उपन्यास? हृदय हारिणी और आदर्श रमणी उपन्यास जो है ये 1890 ईस्वी का है। 1890 ईस्वी में ये उपन्यास लिखा गया था। 1890 ईस्वी में ये उपन्यास लिखा गया था और 1890 में ये हिंदुस्तान पत्रिका में प्रकाशित भी हुई थी। किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी ये हिंदुस्तान पत्रिका में प्रकाशित भी हुई थी। दूसरा इनका उपन्यास, देखिए एक बात इसके बारे में याद रखिए कि पत्रिका रूप में इसका प्रकाशन हुआ था 1890 में। एक बात ये याद रखिए। लेकिन अगर पुस्तकाकार समझें, पुस्तकाकार रूप में, तो पुस्तकाकार रूप में इसका प्रकाशन 1904 ईस्वी में हुआ था। ये दो बात इसके बाद याद रखिएगा कि ये हिंदुस्तान पत्रिका में प्रकाशित हो गई थी। पत्रिका के रूप में कब ये उपन्यास प्रकाशित हुई थी? 1890 में। लेकिन ये पुस्तकाकार रूप में, पुस्तक के रूप में कब प्रकाशित हुई थी? 1904 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ठीक है। और ये हिंदी का पहला ऐतिहासिक उपन्यास भी है। हृदय हारिणी क्या है? हिंदी का पहला ऐतिहासिक उपन्यास भी है। याद रखिएगा, यहां लिख देते हैं प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास है ये। प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास कौन माना जाएगा? तो हृदय हारिणी व आदर्श रमणी प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास है ये। इसके बारे में थोड़ा इतनी बात याद रखिए कि पत्रिका के रूप में यह हिंदुस्तान पत्रिका में प्रकाशित हुई थी 1890 में। पुस्तकाकार रूप में इसका प्रकाशन हुआ था 1904 ईस्वी में। और यह हिंदी का पहला ऐतिहासिक उपन्यास भी है, हृदय हारिणी व आदर्श रमणी।
अब इनके बाद इसके बाद हम लोग दूसरा उपन्यास देखते हैं कि दूसरा उपन्यास कौन सा है। तो दूसरा उपन्यास की अगर बात करें इनके, तो वो लिख लेते हैं, एक हो गया। नंबर 2, दूसरा उपन्यास इनका है लवंग लता। दूसरा उपन्यास कौन सा है? लवंग लता। लवंग लता कब का है? ये लवंग लता भी 1890 ईस्वी का है। नंबर 3 में ताराबाई। बहुत सारे इनके उपन्यास हैं, एक दो नहीं है। ताराबाई व छात्र कुल कमलिनी, क्षत्रिय शब्द से बना है, व छात्र कुल कमलिनी, छात्र कुल कमलिनी। ताराबाई व छात्र कुल कमलिनी उपन्यास कब का है? ये 1902 ईस्वी का था, 1902 ईस्वी। तीसरा उपन्यास इनका है कनक कुमारी व मस्तानी। चौथा होगा ना, कनक कुमारी, इनका चौथा उपन्यास है कनक कुमारी व इसका दूसरा नाम है मस्तानी। कनक कुमारी व मस्तानी कब का है? यह उपन्यास 1903 ईस्वी का है। लिखते चलिए। उसके बाद था सुल्तान रजिया बेगम। सुल्तान रजिया बेगम कब का था? ये 1904 का था। सुल्तान रजिया बेगम। सुल्तान रजिया बेगम, इसी का दूसरा नाम क्या था? या रंग महल में हलाहल, या रंग महल में हलाहल। ये उपन्यास कब लिखी गई थी? ये उपन्यास 1904 ईस्वी में लिखी गई थी। उसके बाद एक उपन्यास था नंबर 6 में लीलावती। कौन सा उपन्यास था? लीलावती। इसी का दूसरा नाम क्या था? लीलावती व आदर्श सती इसका नाम था। लीलावती व आदर्श सती। आदर्श रमणी अलग है और आदर्श सती अलग है। देख लीजिए कि आदर्श सती किस उपन्यास का नाम है? लीलावती का है। आदर्श सती कब का था? आदर्श सती 1901 ईस्वी का है, 1901 का था। परयनी परिणय कब की है? इन्हीं के उपन्यास है, मोस्ट उपन्यास है ये। परयनी परिणय, परयनी परिणय कब का है? ये परयनी परिणय 1907 ईस्वी का उपन्यास है। यहाँ तक लिख लिए। किशोरीलाल गोस्वामी के उपन्यासों को हम लोग देख रहे हैं, तो कुछ और उपन्यास का नाम लिख लेते हैं। 7 हो गया। नंबर 8 राजकुमारी, ये भी 1907 का है। राजकुमारी, ये उपन्यास कब का है? ये उपन्यास भी 1907 ईस्वी का है। राजकुमारी के बाद खूनी औरत के साथ खून, ये 16 का है। खूनी औरत खूनी औरत के साथ खून, खूनी औरत के साथ खून, ये कब का है? ये उपन्यास 1916 ईस्वी का है, 1916। आगे लिख लीजिए पन्ना बाई, ये भी इनका मोस्ट उपन्यास है। पन्ना बाई, पन्ना बाई कब का है? पन्ना बाई है 1909 ईस्वी का। पन्ना बाई 1900, ऐतिहासिक उपन्यास है ये। 11 नंबर में एक और लिख लीजिए अंगूठी की नगीना। अंगूठी की नगीना से पहले एक उपन्यास आई थी, ये क्या नाम था? तिलस्मी महल, सॉरी तिलस्मी शीश महल था, इसको भी लिख लीजिए। तिलस्मी शीश महल। तिलस्मी शीश महल कब का था? तिलस्मी शीश महल 1917 ईस्वी का उपन्यास है, 1917 ईस्वी। और एक उपन्यास का नाम और लिख लीजिए अंगूठी का नगीना। अंगूठी का नगीना उपन्यास कब का है? ये उपन्यास कब प्रकाशित हुई थी? 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ये उपन्यास के इतने बड़े समर्थक थे
कि इन्होंने अपने उपन्यास का प्रचार प्रसार करने के लिए उपन्यास नामक पत्रिका ही निकाल दी थी। किशोरीलाल गोस्वामी जो ऐतिहासिक उपन्यास के जन्मदाता माने जाते हैं, इन्होंने अपने उपन्यास के प्रकाशन के लिए, प्रकाशित करवाने के लिए, अपने उपन्यासों का प्रचार प्रसार करवाने के लिए उपन्यास नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था, उपन्यास नामक पत्रिका का संपादन भी किया था। ये उपन्यास कितने बड़े दीवाने थे। तो ऐतिहासिक उपन्यासकार थे ये पूर्व प्रेमचंद्र युग में। किशोरीलाल गोस्वामी ऐतिहासिक उपन्यास के ये जनक माने जाते हैं, और इनके जो प्रमुख उपन्यास हैं उसको हम लोगों ने क्या किया, देख लिया प्रकाशन वर्ष के साथ। अब अगले उपन्यासकार जो हैं इनके बाद मोस्ट हैं, वो हैं गोपाल राम गहमरी, नंबर 2। एक तो हो गए, दूसरे नंबर पर गोपाल राम गहमरी। गोपाल राम गहमरी जी का जन्म कब हुआ? तो गोपाल राम गहमरी जी का जन्म हुआ था 1866 ईस्वी में। 1866 में इनका जन्म हुआ था। 1866 ईस्वी में इनका जन्म हुआ, और निधन कब हुआ इनका, यानी इनका समय कब था, कब से कब तक है? 1866 से इनका समय है, और इनका निधन हुआ था 1946 ईस्वी में, इनका निधन हो गया। ठीक है। जासूसी उपन्यास के जनक माने जाते हैं हिंदी में, हिंदी में जासूसी उपन्यास के जनक हैं, हिंदी में जासूसी उपन्यास के जनक माने जाते हैं। क्या है ये? जनक हैं, हिंदी में जासूसी उपन्यास के जनक माने जाते हैं। इन्होंने भी अपने उपन्यासों का प्रचार प्रसार करने के लिए जासूस नामक पत्रिका निकाली थी। जिस प्रकार किशोरीलाल गोस्वामी ने अपने उपन्यासों का प्रचार प्रसार करने के लिए उपन्यास नामक पत्रिका निकाली थी, तो गोपाल राम गहमरी जी भी अपने उपन्यासों का प्रचार प्रसार करने के लिए जासूस नामक पत्रिका निकाली थी। इन्हें अंग्रेजी के जो आर्थर जनरल डायन कानन जो थे, उनके उपन्यासों का प्रभाव इन पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो एक लाइन इसमें लिख सकते हैं, इन्हें हिंदी का आर्थर कानन, क्या नाम था उनका? आर्थर कानन डायल भी कहा जाता है। इनके उपन्यासों का प्रभाव इन पर बहुत ज़्यादा पड़ा था, और इसी कारण से ये हिंदी में इस प्रकार के जासूसी उपन्यास लिखना शुरू किए थे। इसी कारण से विद्वानों ने इनको क्या कहा? आर्थर कानन डायल भी कहा था। किनको? गोपाल राम गहमरी जी को। अब इनके उपन्यास को हम लोग देखते हैं, इनके प्रमुख उपन्यास को देखते हैं हम लोग। इनके प्रमुख उपन्यास में पहला लिखिए अद्भुत लाश। पहला उपन्यास कौन सा है? अद्भुत लाश। अद्भुत लाश कब की है ये? 1896 ईस्वी की है। 1896 ईस्वी में अद्भुत लाश नंबर 1। नंबर 2 की अगर बात करें, अद्भुत लाश के बाद दूसरा उपन्यास इनका कौन सा था? तो दूसरा उपन्यास है गुप्तचर। दूसरा उपन्यास इनका कौन सा था? दूसरा उपन्यास इनका था गुप्तचर। 1899 ईस्वी का उपन्यास है ये। लिखते चलिए। नंबर 3 में सरकटी लाश। सरकटी लाश कब की है? सरकटी लाश जो है ये 1900 ईस्वी का है। सरकटी लाश 1900 ईस्वी। उसके बाद मायाबिनी। क्या नाम था इसका? मायाबिनी कब का है? ये 1901 ईस्वी का है। मायाबिनी 1901 ईस्वी का है। उसके बाद इनकी भी एक उपन्यास है देवरानी जेठानी, ये भी 1901 का था। देवरानी
जेठानी कब का है ये भी 1901 ईस्वी का है। हो गया, तो ये 1901 का हो गया। उसके बाद चलते हैं और भी लिख लेते हैं। जासूस की भूल, ये भी 1901 का है। जासूस की भूल, जासूस की भूल कब की है, ये भी 1901 ईस्वी का उपन्यास है। उसके बाद और लिख लीजिए, जासूस की भूल हो गई। 7वां नंबर पर आइए, 7वां नंबर पर लिखिए भयंकर चोरी, ये भी 1901 का था। भयंकर चोरी, ये उपन्यास भी कब का है, ये उपन्यास भी 1901 ईस्वी का है। तो 7 हो गया। 8वें नंबर पर हम लोग चलते हैं, नहीं लिखा है लिखिए, ये जासूसी उपन्यास के पिता कहे जाते हैं। इनके उपन्यासों में खून, लाश, कैसी खून, ऐसी खोज की प्रवृत्ति इनमें ज्यादा, उन्मेषण का इनके उपन्यासों में ज्यादा प्रभाव रहा। जासूस करने का इनको ज्यादा शौक था। ठीक है, हो गया यहाँ तक। नंबर 8 में लिखिए जासूस पर जासूस। 8, जासूस पर जासूसी, जासूस पर जासूसी कब का है, ये 1904 ईस्वी का है। जासूस पर जासूसी 1904 ईस्वी का है। चक्करदार, इसके बाद तो हो गया ना जी। इसके बाद और कौन बचा है, डबल बीबी। हाँ, उपन्यास है इनका, आप लोग को हंसी आ रही है। हाँ डबल बीबी, डबल बीबी कब की है, डबल बीबी 1905 ईस्वी की है। डबल बीबी के बाद और लिख लीजिए, डबल बीबी के बाद ये था जासूस के चक्कर में। जासूस के चक्कर में, जासूस के चक्कर में उपन्यास कब की है, जासूस के चक्कर में उपन्यास जो है ये 1906 ईस्वी की है। 1906 ईस्वी की है। एक और लिख लीजिए 11 नंबर में, और अंतिम गुप्त भेद। बहुत सारे इनके उपन्यास हम लोग लिख चुके हैं। गुप्त भेद ये कब की थी, गुप्त भेद 1913 ईस्वी की थी। तो इसी के साथ हम आज प्रेमचंद्र पूर्व युग यानी पूर्व प्रेमचंद्र युग के जो उपन्यासकार थे उनको देख लिए हैं। इसके बाद हम लोग पहुंचेंगे प्रेमचंद्र युग में, और प्रेमचंद्र युग में तो खैर जान ही रहे हैं कि प्रेमचंद्र ही आ जाएंगे। और प्रेमचंद्र के तो सभी उपन्यास महत्वपूर्ण हैं, चाहे वो उपन्यास उर्दू में लिखी गई थी जिसका हिंदी रूपांतरण किया गया वो हो, या हिंदी में जो लिखी गई थी वो हो, सभी उपन्यास इनके महत्वपूर्ण हैं और सभी उपन्यासों को पढ़ना है। तो हिंदी उपन्यास में हम लोग देख रहे थे, तो इस क्लास में न शुरू कर ही देते हैं क्या। तो आज हम लोग फिर इसके बाद देखते हैं पूर्व प्रेमचंद्र युग समाप्त हो गया, तो आप क्या शुरू करना है, नंबर 2 में शुरू कीजिए प्रेमचंद युग। प्रेमचंद युगीन उपन्यास। प्रेमचंद युगीन उपन्यास की बात करते हैं, और प्रेमचंद युगीन उपन्यास जो है इसका समय कब से कब तक रहा था, 1918 से लेकर 1936 ईस्वी तक इसका समय रहा था। ये आप लोग को स्पष्ट रूप से पता है कि प्रेमचंद के नाम पर इनका समय पड़ा, अर्थात इनका जो समय, यानी प्रेमचंद का अगर समय देखेंगे तो 1880 ईस्वी से प्रारंभ होता है, 1936 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और प्रेमचंद युगीन उपन्यासकार, इसी में सभी आएंगे। प्रेमचंद युगीन उपन्यास इसका समय कब से कब तक रहा, तो 1918 से 1936 ईस्वी तक। इस कालखंड की विशेषताएं क्या थी, प्रेमचंद युगीन उपन्यास की विशेषताएं, प्रेमचंद युगीन उपन्यास की अगर विशेषताएं की बात करें कि इसकी विशेषताएं क्या रही थी, कुछ विशेषताएं इसके बारे में जरूर लिख लीजिए, पूछी जा सकती है क्योंकि प्रेमचंद युग के नाम से है। इसमें पहली विशेषता ये है इस कालखंड की, इसमें मध्यम वर्गीय मानसिकता को चित्रित करने का प्रयास प्रेमचंद्र और इस युग के अन्य उपन्यासकारों ने किया है। ठीक है,
इसमें सिर्फ प्रेमचंद्र ही नहीं आएंगे, बहुत सारे उपन्यासकार हम क्रम से पढ़ते जा रहे हैं। एक ही बार सबको बता देंगे, आप लोगों को लगेगा इतना पढ़ना है, इतना याद होगा सर, तुरंत बोलने लगते हैं सर इतना याद होगा। तो धीरे धीरे पढ़ाते हैं, कम कम पढ़ाते हैं, सटीक पढ़ाते हैं, ठीक है, प्रमाणिक पढ़ाते हैं। किसी का 2 प्रकाशन वर्ष रहता है तो बता देते हैं किसने किसको माना, किसी की अगर कहीं पे उलझाट के प्रश्न रहती है तो वो भी बता देते हैं, स्पष्ट रूप से तो बताते चलते हैं आप लोग को। तो याद तो थोड़ा करना पड़ेगा ना, इसका तो कोई सूत्र नहीं निकला है। वैसा अगर कोई टैबलेट आए तो आप लोग को हम जरूर खिलाएंगे, ताकि वो टैबलेट खा के आप लोग मस्त रहिए, याद हो जाए। अभी तक वैसा कोई टैबलेट नहीं आया है मार्केट में, हाँ खोज में है हम, अगर मिलेगी तो जरूर ला के देंगे। चलिए, तो ये प्रेमचंद युगीन उपन्यास की विशेषताएं क्या रही थी? पहली विशेषता तो ये थी कि मध्यम वर्गीय मानसिकता का चित्रण है। मध्यम वर्गीय मानसिकता का चित्रण, मध्यम वर्गीय मानसिकता का चित्रण इस कालखंड के उपन्यासों में किया गया है। दूसरी विशेषता, शोषण का विरोध रहा है। शोषण का विरोध प्रेमचंद के उपन्यासों में देखते हैं ना, एक छोटा सा किसान की छोटी सी इच्छाएं पूरा नहीं हो पाती है, आजीवन मर जाता है। नंबर 3, राष्ट्रीयता की भावना रही थी। राष्ट्रीयता की भावना इस कालखंड के उपन्यासकारों में मिलती है। नंबर 4, समाज सुधार की भी भावना रही थी। समाज सुधार की भावना भी इस कालखंड के उपन्यासकारों में रही थी। नंबर 5, दलित एवं स्त्री चेतना भी रहा था। दलित एवं स्त्री चेतना, दलित एवं स्त्री चेतना भी इस कालखंड के उपन्यासों की प्रमुख विशेषता मानी जाती है। दलित एवं स्त्री चेतना, समाज सुधार की भी भावना रही थी, शोषण का विरोध रहा था, राष्ट्रीयता की भावना रही थी, दलित एवं स्त्री चेतना रहा था, और मध्यम वर्गीय परिवार की मानसिकता। तो ये इस कालखंड की प्रमुख विशेषताएं हो गई, अर्थात प्रेमचंद युगीन उपन्यास की विशेषताएं हो गई। इस कालखंड के उपन्यासकारों को हम शुरू करते हैं, और इस कालखंड के जो उपन्यासकार हैं उनमें सबसे पहले किसको पढ़ावें? सबसे पहले जयशंकर प्रसाद को ही पढ़ा देते हैं, इनके 3 ही उपन्यास हैं। तो सबसे पहले लिखिए प्रेमचंद युगीन उपन्यासकार, प्रेमचंद युगीन उपन्यासकार। नंबर 1, प्रेमचंद युगीन उपन्यासकार। प्रेमचंद युगीन उपन्यासकार में पहले उपन्यासकार जो हैं उनका नाम है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद, जयशंकर, ठीक है। छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। चलिए, इनका थोड़ा सा समय देख लीजिए। तो इनका जन्म कब हुआ था ये सब तो आप लोग को याद ही है। इनका जन्म कब हुआ था? 1889 में, और मृत्यु कब हुई थी? 1937 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये इनका समय हो गया। अगर इनके उपन्यासों की बात करें कि इनके उपन्यास कौन कौन से हैं, तो इन्होंने अधिक उपन्यास लिखा नहीं है, इनके तो 3 ही उपन्यास हैं। पहला उपन्यास इनका कौन कौन सा है? पहला उपन्यास इनका कंकाल है। कंकाल कब का है? कंकाल 1929 ईस्वी का उपन्यास है, कंकाल 1929। दूसरा इनका जो उपन्यास है वो है तितली। दूसरा उपन्यास इनका कौन सा है? तितली। तितली कब का है? तितली 1934 ईस्वी का उपन्यास है। और तीसरा और अंतिम उपन्यास जो है इनका वो है इरावती। कंकाल, तितली और इरावती। अरे इरावती एक अपूर्ण उपन्यास है। कैसा उपन्यास है ये? अपूर्ण उपन्यास है। ये पूरा नहीं हो सका था, प्रसाद जी की मृत्यु हो गई थी, तो ये इनका अपूर्ण उपन्यास है। अगर बात करें इस उपन्यासों में है क्या, तो मूल बात इनके 3 ही उपन्यास में थोड़ा थोड़ा देख ही लेते हैं। पूछा जा सकता है, प्रमुख साहित्यकार है प्रसाद जी, तो ये मोस्ट भी हैं,
तो इनके बारे में पूछा जा सकता है। तो इनका पहला उपन्यास कौन है? कंकाल। तो देख लेते हैं कि कंकाल उपन्यास में क्या बातें हैं। थोड़ा सा वर्ण विषय लिख के देख लेते हैं। वर्ण विषय, अगर वर्ण विषय की बात करें तो पहला उपन्यास कौन सा है? कंकाल है। कंकाल कब की है? कंकाल 1929 ईस्वी का उपन्यास है। कंकाल 1929 ईस्वी। इस उपन्यास में है क्या? तो एक सबसे पहली बात तो यह है, एक यथार्थवादी उपन्यास है और देव स्थानों में होने वाले अनाचारों दुर्व्यवहारों का इसमें चित्रण किया गया है कंकाल में। लिख लीजिए। पहली बात तो ये कि ये कैसी उपन्यास है? ये एक यथार्थवादी उपन्यास है। यथार्थवादी उपन्यास है ये। दूसरी बात, देवस्थानों में होने वाले अनाचारों का चित्रण है इसमें। देवस्थानों में होने वाले अनाचारों का चित्रण इस उपन्यास में किया गया है। देवस्थानों में होने वाले अनाचारों का चित्रण उपन्यास में किया गया है। दलितों एवं शोषितों की दयनीय स्थिति का भी चित्रण इस उपन्यास में है, ये भी लिख लीजिए। दलितों एवं शोषितों, दलितों एवं शोषितों की दयनीय स्थिति का चित्रण, ये भी इसमें है। दलितों एवं शोषितों की दयनीय स्थिति का चित्रण है। स्त्री पुरुष के प्रेम और विवाह का भी चित्रण इस उपन्यास में की गई है। अगला पॉइंट लिखिए, इसमें क्या है? स्त्री पुरुष के प्रेम व विवाह का चित्रण भी इस उपन्यास में हुआ है। इस उपन्यास के प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं, ये जरूर याद रखिए। कंकाल के प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं? इस उपन्यास से अगर प्रमुख पात्र की बात करें तो पात्र में जो नायक है वो कौन है? नायक जो है वो है श्रीचंद। क्या नाम रहता है? श्रीचंद। ये क्या रहता है? एक व्यापारी रहता है। श्रीचंद जो है क्या रहता है? एक व्यापारी रहता है। और दूसरे जो प्रमुख पात्र हैं वो कौन है? देव निरंजन है। इनका नाम क्या रहता है? देव निरंजन। देव निरंजन क्या है इस उपन्यास में? देव निरंजन एक मठाधीश रहते हैं। श्रीचंद जो है वो एक व्यापारी रहता है। कहाँ का व्यापारी रहता है? किस शहर का चित्रण है इसमें? कमेंट में बताइए कि किस शहर का इसमें चित्रण है। देव निरंजन कहाँ का रहता है? क्या रहता है? मठाधीश रहता है। एक प्रमुख पात्र इसमें जो आते हैं वो विजय भी है, विजय है, तारा भी है इस उपन्यास में, ठीक है। मंगल देव भी है, मंगल देव भी है। ये दोनों के बारे में थोड़ा ज्यादा याद रखेंगे। एक इसमें डाकू रहता है, उसका नाम क्या रहता है? डाकू का नाम रहता है बदन। जो बदन है वो क्या रहता है इस उपन्यास में? डाकू रहता है। बदन इस उपन्यास से क्या रहता है? डाकू है। कृष्ण शरण है। ये सब इस उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं। और लिख लीजिए कुछ नाम, हो सकता है पूछ दे। किशोरी भी इस उपन्यास की एक पात्र है। किशोरी 7। एक पात्र का नाम और लिख लीजिए, लतिका है। लतिका। तो श्रीचंद के बारे में थोड़ा सा याद रखें कि ये क्या है? एक व्यापारी है। पूछा जा सकता है तो यही दो पूछे जाएंगे, ज्यादा नहीं। और देव निरंजन क्या है? ये मठाधीश है। मठ धन इससे मठाधीश, ये दो इसके पूछे जा सकते हैं कि श्रीचंद। और श्रीचंद ही जो है इस उपन्यास का नायक भी है। तो ये एक उपन्यास तो इनका हो गया। कौन सा? तितली। इनका दूसरा उपन्यास जो है इसको देख लेते हैं। दूसरा उपन्यास क्या था? पहला उपन्यास कंकाल पढ़ रहे थे ना जी हम, कंकाल की बात कर रहे थे ना। हाँ, कंकाल हो गया। दूसरा है तितली। दूसरा उपन्यास इनका प्रमुख कौन सा है? दूसरा उपन्यास है इनका तितली। और तितली उपन्यास कब का है? तो तितली उपन्यास है 1934 ईस्वी का उपन्यास है। अच्छा, 5 मिनट।
तितली कब का है? तो तितली 1934 का। इसमें क्या है थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। ये ग्रामीण, इसमें जो है वो ग्रामीण संस्कृति का चित्रण है। इसमें ग्रामीण संस्कृति का चित्रण इस उपन्यास में किया गया है। बस ग्रामीण संस्कृति का चित्रण किया गया है। अगर पात्र की बात करें कि इसमें पात्र कौन कौन से हैं, तो इसमें जो पात्र हैं वो एक रहता है इंद्रदेव। कौन है पहले पात्र? इंद्रदेव। ये इंद्रदेव क्या रहता है? इंद्रदेव जमींदार है इसमें। इंद्रदेव क्या है? जमींदार है इसका उपन्यास में। और दूसरा क्या है? एक है श्यामा, श्याम दुलारी नाम रहता है ना इनकी माता का, श्याम दुलारी। कौन है ये? इंद्रदेव की माँ है, इंद्रदेव की माता है ये श्याम दुलारी। शैला कौन है? इस उपन्यास में एक पात्र आता है शैला, ये पूछा भी गया है एक बार एग्जाम में। शैला, शैला कौन है? ये एक लंदन यानी बिलायत का एक लड़का रहता है। ये शैला लड़की रहती है, बिलायती लड़की। क्या रहती है? बिलायती लड़की रहती है ये। बिलायत उस समय किसको कहा जाता था? लंदन को कहा जाता था। तो ये बिलायती लड़की रहती है, और जिसके नाम पर ये उपन्यास का नाम पड़ा है। चौथे पात्र तितली कौन है? तितली, तो तितली जो है वो रमानाथ की पालिता पुत्री है। रमानाथ जो पात्र हैं रमानाथ की पुत्री है, लेकिन रमानाथ के घर में इनका जन्म नहीं हुआ था। इस पुत्री का पालन पोषण, तितली का पालन पोषण रमानाथ किया था, परंतु ये जन्मना इनकी पुत्री नहीं है। ठीक है, एक पात्र और लिख लीजिए, 5 हो जाएंगे। तो इंद्रदेव, श्याम दुलारी, शैला, तितली और एक पात्र जो थी इसकी सहेली राजकुमारी। ये उपन्यास के पात्र हो गए। ठीक है, तो इनका भी कहानी समाप्त हुआ। तो तितली भी देख ली हम लोग, कंकाल भी। एक इरावती है, इरावती को भी देख ही लेते हैं। तीसरा उपन्यास कौन है? इरावती। और ये अपूर्ण रहा था, इरावती था ना। इरावती कैसा उपन्यास है? ये अपूर्ण उपन्यास है, इनकी ये पूरा नहीं हो सकी थी। इसमें है क्या? एक चीज इसके बारे में याद रखिएगा कि 1936 में जब 37 में जब प्रसाद जी की मृत्यु हो गई थी, तो उसके बाद इस उपन्यास को पूरा निराला ने कर दिया था। कब किया था? 61 में। लिख सकते हैं इसके बारे में कुछ विशेष बातें कि 1961 ईस्वी में निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने इसे पूरा किया। निराला ने इसे क्या किया? पूरा किया। 1961 ईस्वी में निराला ने इसे पूरा किया। एक बात तो ये हो गई, निराला ने इसे पूरा किया। दूसरी बात, ये कैसा उपन्यास है? तो ये एक ऐतिहासिक उपन्यास है, ऐतिहासिक उपन्यास है ये। ठीक है, इरावती जो है यानी कि नायिका प्रधान उपन्यास है। इरावती कौन है? इरावती उज्जैन के काल मंदिर जो है उसकी एक राज नर्तकी रहती है, उस मंदिर की एक नर्तकी रहती है। ठीक है, और एक लड़का रहता है जो आनंद भिक्षु है, इरावती से क्या करता है? वो प्रेम करता है। मूलतः ऐतिहासिक उपन्यास का, इसमें पात्र भी देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। अगर प्रमुख पात्र की बात करें, प्रमुख पात्र, तो पहला पात्र तो इरावती है ही। इरावती कौन है? तो इरावती उज्जैन के महाकाल मंदिर की एक नर्तकी है। ठीक है, दूसरा पात्र जो है इसका प्रेमी, वो क्या है? क्या नाम है उसका? आनंद भिक्षु नाम है, आनंद भिक्षु। आनंद भिक्षु कौन है? तो इरावती का प्रेमी है। नंबर 3 में लिखिए अग्निमित्र। अग्निमित्र कौन रहता है इस उपन्यास में? तो अग्निमित्र जो है ये पुष्पमित्र का पुत्र रहता है। अग्निमित्र कौन है? ऐतिहासिक उपन्यास है तो ये पुष्पमित्र का पुत्र रहता है। चौथे पात्र का नाम लिखें इसमें कालिंदी, कि कालिंदी कौन है?
कालिंदी, और बृहस्पति मित्र भी होता है जो मगध का महामात्य होता है। तो ऐतिहासिक उपन्यास है और इसी आधार पर निराला भी ने इसको 1961 में पूरा कर दिया था, लेकिन प्रसाद जी ने ये अपूर्ण लिख के छोड़ दिए थे। तो अगर पूछा जाए किस प्रकार का उपन्यास है तो ये एक अपूर्ण उपन्यास ही माना जाएगा। इरावती कौन है? ये नर्तकी है। कहाँ की? तो उज्जैन के महाकाल मंदिर का। ये कौन है? तो ये इरावती का प्रेमी है। इरावती का प्रेमी है, ठीक है। इरावती का ये प्रेमी है। तो आज हम लोग क्या देख रहे थे? आज हम लोग शुरू किए हैं प्रेमचंद युग। प्रेमचंद युगीन उपन्यासकार हम लोग शुरू किए हैं, प्रेमचंद युगीन उपन्यास। तो उसकी विशेषता देख लिए। विशेषता के बाद इस कालखंड के उपन्यासकार को पढ़ना शुरू किए हैं। प्रेमचंद युगीन उपन्यासकार में पहला उपन्यासकार हम प्रेमचंद को प्रसाद जी को देखे। प्रसाद जी का 3 उपन्यास, कंकाल 1929, तितली 1934, इरावती अपूर्ण, निराला ने 61 में पूर्ण किया। तीनों का वर्ण विषय देख लिए। वर्ण विषय में कंकाल में क्या है, कंकाल के पात्र कौन कौन से हैं, तितली उपन्यास में क्या है, इसके पात्र कौन कौन से हैं, और उसके बाद इरावती उपन्यास में क्या है, इसके पात्र कौन कौन से। इसके बाद हम लोग कल देखेंगे। एक महत्वपूर्ण सूचना आप लोग के लिए ये भी है कि अगर किन्हीं बच्चे को नेट, जीआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, एस्टेट, सीटेट या अदर कोई भी अदर, यानी कि किसी भी परीक्षा के लिए जिसमें हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी व्याकरण, काव्य शास्त्र, हिंदी गद्य साहित्य पूछता हो, तो वो इस नंबर पे कॉल करके एडमिशन अपना ले सकते हैं। एडमिशन ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों है। नोट इसमें यह है कि सीटेट का क्लास सिर्फ सिर्फ ऑनलाइन मिलेगी, लेकिन एस्टेट, पीजीटी, टीजीटी, नेट, जीआरएफ, केबीएस, एनबीएस, आरपीएससी, स्कूल व्याख्याता, ठीक है, यूपी, टीजीटी, पीजीटी, इन सभी क्लास ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में मिलेगी, लेकिन सीटेट की क्लास सिर्फ ऑनलाइन मोड में मिलेगी। और आप लोग इच्छुक अभ्यर्थी जो भी हैं इस नंबर पर कॉल करके एडमिशन ले सकते हैं। जहां से जितना हो सके इन सब क्लास को शेयर कीजिए, आगे बढ़ाइए, ताकि बच्चे इनका लाभ भी उठा सकें, क्योंकि बैच तो चलते जा रही है, फिर रिकॉर्डिंग क्लास उनको देखना पड़ेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।